जो हमने ब्रेस्ट का जो सर्जरी किया है उसके बारे में कुछ बताइए कि क्या क्या तकलीफें आपको झेलनी पड़ी उसको लेकर और अब फाइनली आपने ये डिसीजन क्यों लिया कि मतलब उसको निकाल दिया जाए। जी 2021 में मैंने हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाए थे ये सोचकर कि बड़े अच्छे लगते हैं। तब मुझे लगा था कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ मेंटली एंड फिज़िकली और क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इसलिए मैं इन हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स को झेल सकूँगी। आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा है और कितना भारी है। इसका वज़न है 825 ग्राम्स ईच। इक्कीस से 10 नवंबर तक मैं लगातार क्रॉनिक पेन से जूझ रही थी। क्रॉनिक नेक पेन, शोल्डर पेन, बैक पेन, चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग, इस तरह के सिम्टम्स से मैं जूझ रही थी। मैंने कई सारे मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए। पता चला कि फसाद की जड़ ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। आप यकीन नहीं करेंगे ये हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवाने के बाद मेरा 2 किलो वज़न कम हुआ। 2 किलो। आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे कितनी राहत मिली होगी। मुझे न केवल दर्द से राहत मिली बल्कि नकलीपन से भी छुटकारा मिल गया। आज एकांत में मैं बैठकर ये सोचती हूँ कि जब हमारे नेचुरल ब्रेस्ट्स इतने सुंदर लगते हैं, ऐसे में हम हेवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स क्यों डलवाते हैं? आखिरकार ज़रूरत क्या होती है? इस तरह का डिसीजन लेने की ज़रूरत क्या होती है? कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से हम एक्सटर्नल वैलिडेशन की चाहत में, लोगों की अप्रिसिएशन पाने की चाहत में, सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड व्यूज़ पाने की चाहत में इस तरह के इर्रेशनल डिसीजंस लेकर अपनी ज़िंदगी को जोखिम में डालते हैं। लेकिन अब मैंने ये फ़ैसला लिया है कि अब मुझे अपनी बॉडी के साथ किसी भी किस्म का कोई खिलवाड़ नहीं करना है। बहुत हो चुका है, अब बस इनफ इज़ इनफ। ये जो परसेप्शन बनाया गया है कि द अल्टीमेट वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ a sex bomb or a bombshell or 36, 24, 36, ये जो वाइटल स्टैट्स सेट हुए हैं आज की समाज में, इन्हें सेट किसने किए? हम ऐसा क्यों मानते हैं कि 36, 24, 36 ही एक आवर ग्लास फिगर के स्टैट्स होते हैं? इससे हटकर अगर आपके स्टैट्स हों तो वो फिगर परफेक्ट नहीं होता है। कौन तय करता है कि परफेक्ट फिगर क्या होना चाहिए और क्या नहीं? मैं कहती हूँ इनफ इज़ इनफ। बहुत हो चुका है। इट इज़ टाइम दैट वी स्टार्ट, इट इज़ हाई टाइम we started embracing our authenticity, our realness, and it is high time that we started taking pride in who we really are and how far we have come. बजाय ये कि अरे शायद मेरे ब्रेस्ट छोटे हैं, शायद मेरी नाक छोटी है, शायद ये शायद वो, बजाय ये सब सोचने के हम ये भी तो सोच सकते हैं कि
मैं जो भी हूँ, जैसी भी हूँ, भगवान की क्रिएशन हूँ, परफेक्ट हूँ, उनकी नज़र में परफेक्ट हूँ। तो मुझे लगता है कि मानसिकता में बदलाव लाने की हमें सख्त ज़रूरत है, और जब तक ये बदलाव हम न लेकर आएँ तब तक हम इसी तरह सोशल मीडिया पर रॉन्गली इन्फ्लुएंस होते रहेंगे, है कि नहीं। मेरे डॉक्टर ने मुझसे पूछा सर्जरी के बाद, जब मैं बेहोशी की हालत से होश में आई, उन्होंने कहा कि आपके नेचुरल ब्रेस्ट्स ब्यूटीफुल हैं, सुंदर हैं, तो क्यों आप 4 साल लगातार 825 + 825 1650 ग्राम्स को अपने सीने में लेकर जी रहे थे। इट इज़ नॉट ईजी। सुबह शाम इनके साथ जीना, उठना, बैठना, चलना, डांस करना, जिमिंग करना, इट इज़ नॉट ईजी। तो आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी? मजबूरी ये थी कि कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी कि मुझे ज़्यादा अप्रिशिएशन मिले, कहीं ना कहीं मैं चाह रही थी कि मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन मिले। लेकिन अब नहीं, मैं तौबा तौबा करती हूँ, और जो देश की युवा पीढ़ी है, जो जवान लड़कियां हैं स्कूल्स की, कॉलेजेस की, उनसे मैं कहती हूँ कि प्लीज़ दिखावे पर न जाएं, और आपको जो भी करवाना हो आप सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ डिस्कशन करें, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करें, आप रिसर्च करें गूगल पर जाकर, चैट जीपीटी पर जाकर, जिस किसी सर्च इंजन पर आपको जाना है आप जाएं, आप प्रॉपर रिसर्च करें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, उसके बाद आप डिसीजन लें। क्योंकि इसने करवाया आपको करवाना है, क्योंकि फलाने ने करवाया आपको करवाना है, नहीं, ये तरीका गलत है। और सबसे पहले आप पूछिए खुद से, क्या ये ज़रूरी है? डू आई रियली नीड दिस प्रोसीजर? इफ़ येस, देन think about it, discuss about it, don't randomly go for it just because everybody else is doing it. No. तो आपने ये चीज गलत की है, when you did not consult, आपने भी कंसल्ट नहीं किया, जैसे आप एडवाइस दे रहे हो तो आपने भी एडवाइस नहीं ली थी एक्चुअली? और आपको ऐसा कब लगा कि मुझे ब्रेस्ट इम्प्लांट करवाना चाहिए? देखिए, जब आपसे बार बार कहा जाए कि आप में ना नमक नहीं है, आप अगर थोड़ा और हॉट हो जाएं तो फिर मज़ा आएगा, तो फिर बात बनेगी। और सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि जिन महिलाओं के ब्रेस्ट्स ज़्यादा बड़े होते हैं या जो ज़्यादा वोलप्शस होते हैं, उनको ज़्यादा लाइक्स मिलते हैं, ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं। कहीं ना कहीं मैं बहक गई थी, और मुझे लगा क्यों ना मैं ख़ुद को और बेहतर बनाऊं। ये दिल मांगे मोर बड़े अच्छे लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बड़े अच्छे लगे ना लगे, लेकिन अपने सुंदर लगते हैं। अब समझ में आ रहा है कि हेल्थ से बढ़कर, अपनी सेहत से बढ़कर कोई चीज़ हो ही नहीं सकती, चाहे वो वैनिटी क्यों ना हो, चाहे वो ब्यूटी क्यों ना हो, चाहे वो कुछ और क्यों ना हो। हेल्थ से बढ़कर कोई भी चीज़ नहीं हो सकती है। हेल्थ इज़ नॉन नेगोशिएबल। पर ये जैसे अगर ये एक धारणा है लोगों में, आजकल बहुत हो रहा है लोगों के ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के लिए, उससे अपीलिंग होता है, सेक्स अपील ज़्यादा होता है। बहुत बार ग्लैमर इंडस्ट्री में, इफ यू वांट टू गेट इनटू ग्लैमर इंडस्ट्री देन यू शुड हैव लिटिल हैवी ब्रेस्ट, ऐसा एक सोचना है बहुत। तो वो सोच आपकी भी थी कि अगर आपकी यू नो इफ यू हैव अ बिग ब्रेस्ट देन यू आर गोइंग टू गेट लॉट्स ऑफ वर्क आल्सो? यस, मुझे ऐसा लगा था कि क्यों ना मैं ख़ुद को और आकर्षक बनाऊं, और बेहतर बनाऊं, और अपीलिंग बनाऊं। लेकिन मैं कर क्या रही थी? मैं अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना रही थी। अगर इतने हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स मेरे सीने में नहीं होते तो शायद क्रॉनिक बैक पेन, क्रॉनिक नेक पेन, क्रॉनिक शोल्डर पेन, क्रॉनिक चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ब्रेन फॉग वगैरह वगैरह जैसे साइड इफ़ेक्ट्स मुझे नहीं हुए होते।
तो सवाल ये है, what is the price that you are willing to pay to look extraordinary? Are you willing to live with chronic pain? क्या आपको chronic pain के साथ जीना मंजूर है? क्योंकि इतने भारी implants अगर आप डलवाते हैं तो chronic pain तो होना ही होना है। और क्या आप शर्लिन जी 4 साल का जो पीरियड था उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, अगर उस बारे में अगर कुछ शेयर करें? यही शुरुआत में तो मैं सोचती थी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, आई कैन टेक एनी काइंड ऑफ पेन, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ और मैं हर पेन को बर्दाश्त कर सकती हूँ। लेकिन हर बॉडी की एक सीमा होती है कि नहीं? बर्दाश्त करने की भी एक सीमा होती है। शुरुआत में मैं पेन को इग्नोर करती रही, पेन बहुत ज़्यादा सिवियर नहीं हुआ करता था पहले, बेरेबल होता था, लेकिन धीरे 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 जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ता है वैसे ये पेन भी बढ़ने लगा। पहले थोड़ा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, फिर उससे थोड़ा ज़्यादा, ऐसे करते 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 बहुत ज़्यादा होने लगा। और क्योंकि मैं एक किडनी फेलियर सर्वाइवर रही हूँ, इसलिए मेरे लिए पेन किलर्स खाना बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है। तो जब मैंने सोचा कि ये मैं कर क्या रही हूँ, किडनी फेलियर को मात देकर, किडनी फेलियर सर्वाइवर बनकर अब मैं पेन किलर्स पर क्यों जी रही हूँ? बहुत ज़्यादा पेन जब होता है हम क्या करते हैं, उससे तुरंत राहत पाने के लिए पेन किलर खा लेते हैं। अब वो पेन किलर हमें कितना फ़ायदा देता है, कितना नुकसान, वो हम बाद में समझ पाते हैं। जब नुकसान होता है ना, तब समझ में आता है कि अरे 2 पल की राहत के लिए हमने हमारे किडनी के साथ देखो क्या कर लिया, हमने कितना नुकसान दे दिया किडनी को। तो फिर मुझे लगा नहीं बाबा, ये पेन किलर्स खाकर मैं जीऊँगी, हो सकता है किडनीज़ दोबारा फेल हो जाएं। अब किडनीज़ के बगैर मैं कैसे जीऊँ? यानी मेरे किडनीज़ नहीं रहेंगे तो इन इम्प्लांट्स का क्या करूँ मैं? और मेरा शरीर ही नहीं रहेगा, जिस्म ही नहीं रहेगा, तो इन इम्प्लांट्स का क्या करूँ? तो फिर जब मेडिकल इन्वेस्टिगेशन सामने आए, उनके नतीजे सामने आए, तब मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। एहसास हुआ कि बहुत बड़ी गलती करी मैंने, इतने हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स डलवाकर। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत कभी नहीं थी और कभी रहेगी भी नहीं। शर्लिन, आप किससे इंस्पायर हुई थी? ऐसी कोई एक्ट्रेस को आपने देखा हो जिससे आप इंस्पायर हुई हो, अगर कुछ शेयर करें आप उसके बारे में? ना हमारे बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले। जी, आज आप सोशल मीडिया पर जाइए, हर दूसरा, तीसरा, चौथा रील आपको किसी हॉट बॉम्बशेल का दिखाई देगा। इतने बड़े बड़े पपीते या ब्रेस्ट इम्प्लांट्स कह लो, बिग ब्रेस्ट्स दिखाई देते हैं और आपको लगता है कि ओह वाह, क्या लुक है, क्या नज़ारा है, चलो हम भी करवा के देखते हैं। तो इस तरह मैं रॉन्गली इन्फ्लुएंस हुई थी सोशल मीडिया पर इस किस्म के रील्स देखकर, और मैंने चाहा कि मैं दी अल्टीमेट बॉम्बशेल बनकर दिखाऊं। लेकिन अब लगता है कि नहीं बाबा, मुझे नहीं बनना कोई बॉम्बशेल, नहीं बनना कोई सेक्स सिंबल। मुझे बस एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी बितानी है। मैं आराम से सांस ले सकूं, आराम से जिम जाकर जिमिंग कर सकूं, हंस सकूं, खेल सकूं, डांस कर सकूं। जो छोटी छोटी खुशियां हमें मिलती हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी से, बस वो खुशियां मुझे मिल जाएं और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस एक सेहतमंद ज़िंदगी बितानी है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगी कि जब आपने इम्प्लांट कराया तो उससे पहले आपके डॉक्टर ने इसके बारे में, इसके साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, सिम्टम्स के बारे में आपकी चर्चा हुई थी कि नहीं? और कितने दिनों बाद आपको सिम्टम्स दिखाई देने लगे पेन वाले? जी, शुरुआत में मेरे सर्जन ने बोला था कि देखिए
ये साइज़ आपके लिए ठीक नहीं है। मैंने कहा नहीं डॉक्टर, ये दिल मांगे मोर बड़े अच्छे लगते हैं। तो डॉक्टर ने बोला अच्छा आपने मन बना लिया? मैंने बोला हाँ मन बना लिया। तो फिर डॉक्टर ने कहा ठीक है, लेकिन आगे चलकर अगर आपको तकलीफ़ होगी तो क्या करेंगे आप? तो मैंने कहा मैं झेल लूँगी, आई एम स्ट्रॉन्ग गर्ल। लेकिन नहीं मालूम था कि इस कदर तकलीफ़ होगी कि जीना हराम हो जाएगा। इस बात का मुझे अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था। और कितने समय बाद इसकी सिग्नल्स स्टार्ट हो गए आपको? 4 साल हो गए थे इम्प्लांट्स डलवाकर। मेरे ख्याल से शुरू के 6 महीने बाद दर्द होना शुरू हुआ, और तब मुझे लगता था कि ठीक है ना, ज़्यादा दर्द नहीं हो रहा है, ठीक है मैं बर्दाश्त कर लूँगी, मैं झेल लूँगी, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन धीरे 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 वो दर्द बढ़ता गया और मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी अपने छोटे मोटे काम करने में, जैसे जिम जाकर जिमिंग करना, जैसे साइकिलिंग करना, जैसे डांस करना। एंड जब डॉक्टर्स ने कहा कि अच्छा आपको इतना पेन हो रहा है तो आप जिमिंग से ब्रेक लीजिए, आप डांस मत कीजिए, आप ये मत कीजिए, आप वो मत कीजिए, मुझे लगा ये क्या हो रहा है? अगर मैं ये सब नहीं कर सकती हूँ तो फिर मैं क्या करूँ? उसके बाद मैंने मेडिकल इन्वेस्टिगेशंस करवाए ये जानने के लिए कि आखिरकार प्रॉब्लम क्या है, क्यों हो रहा है इतना पेन, ये शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों हो रही है, ये मूड स्विंग्स क्यों हो रहे हैं, ये ब्रेन फॉग क्यों हो रहा है, ये चिढ़ क्यों मचती है, इरिटेबिलिटी क्यों हो रही है। पता चला कि फसाद की जड़ कोई और नहीं बल्कि ये हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं। अच्छा, तो ये अभी फिलहाल आपने जो रिमूवल किया है एक्चुअली जो फेक ब्रेस्ट है, तो अभी फिलहाल जो अभी है वो छोटे साइज के आपके अभी है या ओरिजिनल है? डॉक्टर्स ने कहा कि अगर आपके नेचुरल ब्रेस्ट्स इतने प्यारे हैं, सुंदर हैं, तो आपने ये इम्प्लांट्स डलवाए क्यों? क्या मजबूरी थी? मैं निशब्द हो गई थी जब इस तरह का सवाल मेरे सामने रखा गया था। मैंने कहा था डॉक्टर ये तो ठीक ठाक हैं, इसमें ऐसी कोई ख़ास बात तो है नहीं। तो डॉक्टर ने कहा कि क्यों लगता है आपको कि ख़ास बात नहीं है? जिन महिलाओं की चेस्ट एकदम फ्लैट होती है वो हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर हमें एनहांस्ड अपीयरेंस चाहिए, कुछ कीजिएगा। लेकिन ऑलरेडी जब आपके ब्रेस्ट्स नेचुरल हैं, ब्यूटीफुल हैं, तो फिर आपको ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मैंने कहा नहीं, वो सोशल मीडिया पर आप जाओ तो आपको पता चलेगा कि ये तो ओके माना जाता है, एक्सेलेंट तो बड़े ब्रेस्ट्स को माना जाता है। तो उन्होंने कहा कि बेटा ये जो मानसिकता है आपकी, इसे आपको बदलना पड़ेगा। आप जैसे हो वैसे खुद को आप एक्सेप्ट करो। छोटे हैं तो हैं, मीडियम हैं तो हैं, जैसे भी हैं मेरे अपने हैं। राखी ने कहा कि अभी तो फिर शर्लिन की दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा कहा उन्होंने, तो उस पर क्या कहा? मतलब उनका उस तरफ कहना है कि अभी वो जो सेक्स अपील है या फिर जो काम है तो दुकान बंद हो जाएगी, इस पर आपका क्या कहना है? क्या बोलूँ मैं, सच में ऐसा बोला? राखी कह दो कि ये झूठ है, कह दो कि तुमने ऐसा कुछ नहीं बोला। ये भी बोला है कि आप बहुत अच्छे हो। ऐसा बोला? हाँ। वेरी स्वीट। देखिए वो हाँ, अगर उन्होंने ये कहा अच्छा तो दुकान बंद हो जाएगी। हाँ। आपको तो पता है वो उटपटांग बातें करती हैं और हमारा दिल बहलाती हैं, काफ़ी मनोरंजन होता है हमारा उनकी बातें सुनकर। आई विश हर ऑल द बेस्ट। एंड उनको भी पता है कि एक कलाकार की दुकान केवल और केवल उनके सीने से नहीं चलती है। एक कलाकार की दुकान उनकी स्किल सेट के आधार पर चलती है, और स्किल सेट मेरे पास क्या है क्या नहीं
ये आप सबको बेहतर मालूम है। आपने राखी जी से कुछ बात हुआ मैम आपका? राखी जी का कुछ फ़ोन भी आया आपको? हाँ, जब उन्होंने मेरा वो रील देखा था जिसमें मैंने अपने क्रॉनिक पेन के बारे में बात किया था, उस रील को देखकर उन्होंने कॉल किया था। उस वक्त मैं अस्पताल में थी, उनका कॉल रिसीव नहीं कर पाई। सर्जरी के बाद बेहोशी की हालत से जब मैं होश में आई तब मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया, उनका बड़ा प्यारा मैसेज आया, कहा कि कहाँ हो तुम, क्या हो गया तुम्हें, तुम ठीक तो हो, मैं आऊँ क्या मिलने? आई सेड नहीं आई एम फाइन, अभी सब ठीक हो गया है। तो वेरी सून आई वुड लाइक टू कैच अप विद हर और कस के नहीं, आराम आराम से झप्पी देना चाहूँगी। और यस, जो हमारी पुरानी यादें हैं वो ताज़ा करना चाहूँगी, जो खिटपिट वो करती रहती है मेरे साथ। सो या शर्लिन जी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये, बिकॉज दिस इज़ वेरी बोल्ड डिसीजन, वंस यू आर हैबिचुएटेड विद समथिंग, बहुत एक करेज लगता है इस तरह का डिसीजन लेने में जी। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह का क्रॉनिक पेन और प्रॉब्लम्स झेल रहे होंगे, लेकिन बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी वो ये डिसीजन लेने उनके लिए टफ होता होगा, क्योंकि वो एक हैबिचुएटेड हो गए कंडीशन के साथ। उनके लिए आप क्या मेक एंड ब्रेक पॉइंट क्या बताना चाहेंगे आपके लिए था? और क्या वाकई जैसे ही आपको डॉक्टर ने बोला कि आप रिमूवल करवा लीजिए, इमीडिएटली आप रेडी हो गई या आपको भी वो इनसिक्योरिटी आई? ब्रेस्ट इम्प्लांट्स निकलवाने का डिसीजन मेरा खुद का था, क्योंकि जो क्रॉनिक पेन हो रहा था वो बर्दाश्त के बाहर हो गया था। तो जब मैंने अपने डॉक्टर्स को कॉल करके कहा कि डॉक्टर्स मैं तंग आ चुकी हूँ इस तरह पेन किलर्स खाकर, और इस क्रॉनिक पेन के साथ अब मुझे नहीं जीना है, मुझे राहत चाहिए, छुटकारा चाहिए वंस एंड फॉर ऑल, तो मैं आ रही हूँ और आप प्लीज़ निकाल दीजिए ये जो पहाड़ हैं मेरे सीने पर, इन्हें निकाल दीजिए। मुझे ये एक्सेस बैगेज नहीं चाहिए, ये बोझ नहीं चाहिए। मुझे एकदम एक बटरफ्लाई की तरह जीना है, एकदम लाइट होकर, यू नो, विद नो एक्सेस बैगेज। तो डॉक्टर्स ने कहा कि सोच लीजिए, क्योंकि फिर आप अगर इस डिसीजन को रिवर्स करना चाहेंगी तो बहुत रिस्की हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए और आपके लिए भी। ऐसे नहीं, तय कर लिया मैंने, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। आपने अभी कहा कि ब्रेस्ट इम्प्लांट करने के बाद में मैं ज़्यादा खूबसूरत दिख सकूँ और बॉलीवुड में शायद कुछ काम ज़्यादा मिले, तो उसका कुछ फ़ायदा हुआ था आपको? देखिए, अटेंशन बेशक मिलता है जब आप ख़ुद को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से पेश करते हैं, लेकिन वो अटेंशन पल भर का होता है। और मैंने हमेशा से ख़ुद को एक कलाकार के रूप में दर्शाना और पेश करना बेहतर समझा। तो एक कलाकार के लिए उसका औजार क्या होता है? ये तो नहीं होता है एक कलाकार का औजार। ये होता है क्या? यानी क्या जनता हीरोइन के कप साइज़ की जानकारी प्राप्त करने के बाद ये तय करती है कि उस हीरोइन की फ़िल्म देखनी है या नहीं देखनी है? अगर हीरोइन का कप साइज़ डबल-D हो तो जनता जाकर उनकी फ़िल्म देखेगी, और अगर B हो या C हो या A हो कप साइज़ तो जनता उनकी फ़िल्म नहीं देखेगी? ऐसा नहीं होता है, करेक्ट? तो कप साइज़ का एक कलाकार की क्षमता के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। और मुझे समझ में आने लगा कि अगर मुझे ख़ुद को एक कलाकार के रूप में पेश करना है, दर्शाना है, तो फिर इन चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। सच्चाई और ऑथेंटिसिटी, यही एक कलाकार के सबसे बड़े औजार होते हैं। अगर आपके पास सच्चाई ना हो तो आप क्या बेच रहे हैं? एक कलाकार के तौर पर, कलाकार के रूप में आप क्या बेच रहे हैं? नकलीपन। नकलीपन तो चलता नहीं है मार्केट में। और क्या बेच रहे हैं आप? इनसिक्योरिटी। अरे देखो ना, इनसिक्योरिटी के चलते हमने ये डलवा लिए।
क्या मैसेज आप दे रहे हैं समाज को कि देखिए हम इनसिक्योर हुए और हमने ये डलवा लिए, अगर कभी आप इनसिक्योर फील करें तो आप भी डलवा लीजिए, ये मैसेज आप दे रहे हैं? नहीं, समाज को चाहिए असलीपन, आप जैसे हैं खुद को वैसे ही पेश करें। दिस इज अ वेरी बोल्ड डिसीजन व्हाट यू हैव टेकन एक्चुअली। आई डोंट थिंक सो कि कोई सामने आकर मतलब सामने से कहे कि मैंने एक फेक मतलब ब्रेस्ट इम्प्लांट किया हुआ है जी। तो व्हेन डिड यू रियली थिंक लाइक यू नो कि यू शुड कम इन द फ्रंट एंड टॉक बोल्डली अबाउट दिस? बिकॉज़ आई डोंट थिंक सो कि किसी ने इतनी हिम्मत करके कहा है, क्योंकि किसी भी कहेगा तो पता नहीं मतलब इट्स नॉट अ फेक, आई हैव नॉट डन एनी, आई हैव नॉट गॉन अंडर द नाइफ एक्चुअली। या ये आज का एक ट्रेंड बन चुका है ये कहना कि आई एम ऑल नेचुरल, मैं तो पैदाइशी खूबसूरत हूँ, खूबसूरत रही हूँ वगैरह वगैरह। देखिए मैं नहीं कहती कि आप अपनी खूबसूरती को एनहेंस ना करें, क्यों ना करें, बेशक करें। स्किन प्रोसीजर्स करवाइए, स्किन ट्रीटमेंट्स करवाइए अपनी स्किन को बेहतर बनाने के लिए, है ना। कई सारे ट्रीटमेंट्स आए हैं मार्केट में जिसके चलते आप अपने चेहरे को एकदम स्मूथ जस्ट लाइक बटर करवा सकते हैं।